बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं EMG 508 का लेसन नंबर 31 पोलाइटनेस एंड कॉन्टेक्स्ट। लेसन नंबर 30 तक हमने पोलाइटनेस और उसकी टाइप वगैरह को डिस्कस किया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहले जाके वो वीडियोस वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड आई डोंट नो कि आपने क्यों नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपने जो स्टडी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप वगैरह, तो आपने वहाँ पे भी वीडियोस का लिंक लाजमी शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। क्योंकि अच्छा, मेरे चैनल पे ना 77% ऐसी ऑडियंस है जो वीडियोस वॉच तो करते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही होती है। तो काइंडली अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दिया करें। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्म एंड फंक्शन। पोलाइटनेस इज अ प्रैग्मेटिक फिनोमेना, ये वाला आप लोग हाईलाइट कर ले, ये वाला एक्सक्यूज में आया हुआ है। पोलाइटनेस इज अ प्रैग्मेटिक फिनोमेना, इट लाइज इन द फॉर्म एंड द वर्ड्स देमसेल्फ बट इन देयर फंक्शन एंड द इंटेंडेड सोशल मीनिंग। यानी जाहिर सी बात है, जो हमारी पोलाइटनेस होती है वो वर्ड्स पे तो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे वो वाले वर्ड्स जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो हम अटर कर रहे हैं, वो जो फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, हमारे जो उन वर्ड्स को बोलने के पीछे जो हमारे इंटेंडेड मीनिंग है, वो बेसिकली उस पर डिपेंड कर रही होती है, उस चीज़ को स्टडी कर रही होती है पोलाइटनेस। लेट्स कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें जो अंदाज है वो तो पोलाइट रखा गया, लेकिन जो इंटेंशन है वो पोलाइट नहीं है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सो इफ़ यू वुड बी एज काइंड एज टू शट अप आई वुड अप्रिशिएट इट। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है, जो इंटेंटेड मीनिंग है, वो पोलाइट नहीं है, लेकिन वर्ड्स का चुनाव मतलब कि पोलाइट वे में किया गया है। However, if the speaker uses more polite forms than the context requires, hearer might suspect that there is an intention other than that of addressing a face threatening act. अच्छा, अब ये वाला जो सीन होता है ना, जिसमें वर्ड्स जो हैं ये तो पोलाइट यूज़ किए गए हैं लेकिन जो इंटेंशन है वो नहीं है, तो ये भी फेस थ्रेटनिंग एक्ट की ही कैटेगरी में आएगा। Another example of an inappropriate use of polite form is the man's request to his pet cat, I wonder if you could possibly let me have my seat back. एक ऊपर हमने एप्रोप्रिएटनेस का इनएप्रोप्रिएटनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जहाँ पे वर्ड्स जो थे वो तो पोलाइट थे, पोलाइट वे में उनका चुनाव किया गया था, उसमें पोलाइटनेस का ध्यान रखा गया था, लेकिन जो इंटेंशन थी वो पोलाइट नहीं थी, वो इनएप्रोप्रिएटनेस है। और दूसरा, इनएप्रोप्रिएट यूज़ तब होगा पोलाइट फॉर्म का कि जब हम वो रिक्वेस्ट किसी पेट से कर रहे हो, किसी एनिमल से कर रहे हैं। क्योंकि एनिमल्स को तो जो बात हम डायरेक्ट वे में कहें या इनडायरेक्ट वे में कहें, उनको तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, उनको तो मतलब हमारे ऑर्डर से, हमारी बात से मतलब होता है। तो यहाँ पे भी इसको भी हम इनएप्रोप्रिएट ही कंसीडर करेंगे। कि वाला एक्सक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी वो सेंटेंस दे देंगे जो इनएप्रोप्रिएट होगा और आपने आइडेंटिफाई करना होगा। आगे हमारे पास है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। पोलाइटनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। There are two situational context factors that influence the way we make a request. One is size of imposition, the routines and the reasonableness of the task, and the rule seems to be the greater than imposition. यानी कि ना पोलाइटनेस होती है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रही होती है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे। अब टू टाइप्स के यहाँ पे उन्होंने सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट बताए हुए हैं। एक तो है इम्पोजिशन, साइज ऑफ इम्पोजिशन, यानी आप अगले बंदे से जो बात कहने लगे हैं वो उसको ईजिली सुन सकता है, ईजिली वो आपकी बात पे अमल कर सकता है, या आप कोई बड़ी बात उससे कहने लगे हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। आप अगर किसी से यानी कि 50,000 बोरो करना चाहते हैं, आप किसी से उधार लेना चाहते हैं, तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में बात को एक मतलब इस तरह से करेंगे कि वो बंदा रिफ्यूज़ ना करे आपकी रिक्वेस्ट को। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कोड आई इफ़ यू डोंट नीड इट राइट नाउ। अच्छा, आई कुड नॉट बोरो रेस्ट 50,000, कोड आई इफ़ यू couldn't नीड इट राइट नाउ। और इसके बरक्स अगर आपने किसी से 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ बोरो करने हैं, वो किसी से मांगना है, तो आप उसको डायरेक्ट कह सकते हैं गिव मी 10 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो हमारा पोलाइटनेस है ना, ये इम्पोजिशन पे, साइज ऑफ इम्पोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है कि हमने जो अगले बंदे से बात करनी है वो बात है किस नौयत की, वो ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है या मामूली सी रिक्वेस्ट है। अब जो सेकेंड सिचुएशनल फैक्टर है वो है फॉर्मेलिटी, यानी जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जिस बंदे से हम पोलाइटनेस जिसको शो करवा रहे हैं, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
उस बंदे के साथ हमारा रिलेशन किस टाइप का है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है। अगर हमें बहन भाइयों से बात करनी होगी तो हम उनको डायरेक्ट वे में भी कोई बात कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हमें किसी अनफेमिलियर बंदे से, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी होगी, या किसी टीचर से या किसी अपने बॉस से बात करनी होगी, छुट्टी वगैरह लेनी होगी, तो वो एक फॉर्मल वे में, इनडायरेक्ट वे में, एक मतलब कि उसमें रूल्स का और बात को ना एक आपने प्रॉपर फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटी पे और इम्पोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है पोलाइटनेस। आगे हमारे पास social context. The choice of politeness formulation depends on the social distance and the power relation between speaker. When there is social distance, politeness is ended and there is more indirectness. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि हम जिस बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके दरमियान और हमारे दरमियान सोशल डिस्टेंस किस टाइप का है। यानी हम लोग जो हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली हैं या हमारे दरमियान जो है ना वो थोड़ा जिस तरह मैंने बॉस के ऊपर एग्जांपल दी, एम्प्लॉयर बॉस की, तो वहाँ पे भी जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल रिलेशन होता है, सोशल डिस्टेंस होता है वहाँ पे। तो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ये सोशल डिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, वेरिएबल्स कौन से होते हैं। जैसे सोशल डिस्टेंस होता है डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी का, किसी बंदे को अगर हम किसी को कम जानते होंगे, किसी के साथ हमारा इतना ज़्यादा जान पहचान नहीं होगी, तो उससे अगर हमने कोई बात करनी है तो वो हम थोड़ी इनफॉर्मल वे में फॉर्मल वे में करेंगे, पोलाइटनेस का ख्याल रखते हुए करेंगे। उसके बरक्स अगर हमने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है तो वो हम डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, इनफॉर्मली। डिफरेंस ऑफ स्टेटस। अब एक जो अमीर बंदा होता है, नॉर्मली आप एग्जांपल ले लें सोसाइटी में, अब एक राह चलता कोई सड़क पे मुसाफिर है और एक गाड़ी पे बंदा जा रहा है, और चले इसने अगर गाड़ी वाले से फ़र्ज़ करें लिफ्ट लेनी है तो तब भी ये पोलाइट वे में बात कर रहा होगा। इसके अलावा आप जो बेगर्स होते हैं, स्ट्रीट बेगर्स होते हैं, वो जब किसी से कुछ मांग रहे होते हैं तो वो भी स्टेटस का डिफरेंस होता है, वो भी पोलाइट वे में और इस तरह से उनकी तारीफ़ वगैरह करके मांग रहे होते हैं। रोल्स, एज का भी डिफरेंस होता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ये भी होता है ना कि हम अपने बड़ों से कोई डायरेक्ट काम नहीं कह सकते कि हमें पानी ला दे या हमें ये कर दें, डायरेक्ट नहीं कहा जाता। ये मतलब अदब व एहतराम के दायरे में नहीं आता कि हम अपने बड़ों से डायरेक्ट कोई ऑर्डर उनको करें, बशर्ते कि मतलब अगर हम बीमार हैं या हम उठ नहीं सकते या ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते कि हम पानी ला दें या हमें खाना ला दें। बेसिकली बड़े छोटों से काम कह रहे होते हैं। इसके अलावा एज डिफरेंस आ जाता है, जेंडर आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है, जिस तरह कॉलेजेस में, स्कूल्स में सीनियर जूनियर का डिफरेंस होता है, ऑक्यूपेशन एंड एथनिसिटी। तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि ये क्या है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को डिटरमिन करने के लिए वेरिएबल होते हैं। आगे हमारे पास है ये डिग्री ऑफ फैमिलियरिटी के बारे में उन्होंने ये बताया है कि हम किसी को कितना जानते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। According to Tannen, the use of indirectness can hardly be understood without the cross-cultural perspective. For example, in Cuba, friends should not show any distance at all, and to say thank you for a cup of coffee, maximizing praise for other can, मतलब कि ना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हर कल्चर में जो पोलाइटनेस होती है वो वेरी करती है कल्चर टू कल्चर। किसी कल्चर में कोई और वे होता है पोलाइटनेस शो करवाने का, किसी कल्चर में कोई और होता है। जैसे यहाँ इन्होंने क्यूबा की एग्जाम्पल दी हुई है कि वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं वो कोई डिस्टेंस नहीं शो करवाते हैं, थैंक यू वगैरह कहते हैं, और मतलब मैक्सिमाइज प्रेज ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे की तारीफ वगैरह करना वहाँ पे आम होता है इस तरह से। थॉमस मेंशन दैट चाइनीज होस्ट विल चूज गेस्ट मेन्यू फॉर देम एंड पुट द चॉइसेस्ट पीस ऑन देयर प्लेट टू शो पॉजिटिव ब्राइटनेस। और थॉमस ने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो चाइनीज़ मतलब मेज़बान होते हैं ना, होस्ट होते हैं ना, उनके जो मेहमान होते हैं वो उनसे पूछ के मेन्यू डिसाइड करते हैं। उनके घर जो मेहमान होते हैं वो उनसे पूछ के मेन्यू डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है और क्या बनाएं, और फिर उसके मुताबिक वो उनको खाना सर्व करते हैं पॉजिटिव पोलाइटनेस शो करवाने के लिए। अब यहाँ पे आगे उन्होंने ये बताया है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूजल है आपका, आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो उसकी आपको कोई ऑथेंटिक एक्सक्यूज़ बतानी होती है, कोई रीज़न बतानी होती है। अगला जो टॉपिक है ये आपने जस्ट खुद ही रीड कर लेना है। इसमें एक्टिविटी बताई गई अप्लाइंग पोलाइटनेस। अच्छा, ये पेपर में इस तरह से आ सकता है कि इस तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए होंगे और इसमें आपने पोलाइटनेस अप्लाई करनी होगी। कैन यू पास मी अ साल्ट, कैन यू लेंड मी मनी, इस तरह से कुछ भी आप मतलब लिख सकते हैं। वो इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, यानी आप पेट से या किसी बेजान चीज़ से कोई रिक्वेस्ट ना कर रहे हो, किसी बंदे से कर रहे हो, और इस तरह आपने पोलाइटनेस की अप्लाई करके यहाँ पे सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।